सिंगला केस जो सुप्रीम कोर्ट में लगा हुआ है उसको लेकर कल शाम को एक बड़ी खबर जो है वो आ गई थी, जिसको हमने सबसे पहले हमारे जो ग्रुप है उसमें शेयर भी कर दिया था, जिसमें आपका लिखा हुआ था कि कल आपके जो विक्रमनाथ जी है हमारा जो केस सुन रहे हैं, दो जजेस में से एक जज है, सीनियर जज है, वो कल आपकी जो कल मतलब आज 12 अगस्त को जो है वो प्रेजेंट नहीं रहेंगे, सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग का पार्ट नहीं बनेंगे। वो हॉलीडे पर है या कोई और जगह बिजी है उसका तो वहां पर कुछ लिखा नहीं था, लेकिन उसकी वजह से हमारा जो एमसी सिंगला केस है उस पर आज क्या इंपैक्ट पड़ेगा वो उसमें लिखा हुआ था। तो मैं उसको पहले बता देता हूं, फिर आपका ऑफिशियल सर्कुलर भी जो आपका है वो आया है हमारे पास, वो भी हम बताएंगे। साथ ही में बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करेंगे, जो आपका एफिडेविट डाला है उस पर डिटेल में मेरे पास यहाँ पे जो कुछ पॉइंट्स है वो रखे हुए हैं, तो उस पर मैं आपके साथ चर्चा करूंगा। लेकिन पहले जो बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट है वो आप सभी को दे दूं। तो आप सभी लोग इंतजार कर रहे होंगे, बहुत सारे लोग अभी, लेकिन आज एमसी सिंगला केस की सुनवाई नहीं हो पाएगी। क्यों नहीं होगी उसके पीछे का कारण देखिए कि विक्रमनाथ जी है वो हमारा जो केस है एमसी सिंगला केस वो दो जजेस के बीच का पार्ट हियर मैटर है। पार्ट हियर का मतलब होता है ऑलरेडी जिसकी सुनवाई हो चुकी है और हो रही है, तो जिन जजों ने सुनी होती है उनको ही उनके सामने ये जो केस है वो जा सकता है, उन दो के सामने। तो विक्रमनाथ जी आज नहीं है तो आपका वो केस नहीं जाएगा। आज होगा क्या सुप्रीम कोर्ट नंबर 2 में कि 10:30 से 1 बजे तक स्पेशल बैच 3 जजेस की बैच थी, उसमें से विक्रमनाथ जी के ना होने के बावजूद जो 2 जजेस है वो 3 जजेस वाले कुछ मामले है, इंपॉर्टेंट मामले जो आपके स्पेशल बैच बनाई गई थी उसके सुनेंगे। फिर 1 बजे वो दूसरे जज चले जाएंगे, फिर 2 बजे से आपके जो संदीप मेहता जी है वो सिंगल जज की बैच है, उसमें दूसरे जो केसेस लगे हुए हैं आज के लिए उसमें सुनवाई करेंगे। और जो आपकी डेली रेगुलर लिस्ट आज की थी वो भी बदल चुकी है, जिसमें एमसी सिंगला केस है वो अब निकल चुका है, जिससे 1 से 20 में हमारा एमसी सिंगला केस भी उसमें लिस्टेड नहीं है आज की सुनवाई में। तो क्या अब कल सुनवाई हो पाएगी उसके बारे में बताता हूं। तो देखिए कल की जो आपकी मिसलेनियस की केसेस की लिस्ट आई है उसमें फिर से 3 जजेस की जो आपकी बैच है वो कंटिन्यू होगी, जिसमें कल तो विक्रमनाथ जी प्रेजेंट रहेंगे, लेकिन कल ये जो आपकी 3 जजेस की बैच है वो 2:55 तक यहाँ पे बैठेगी। उसके बाद शायद से जो रेगुलर लिस्ट है वो आज शाम को डेली लिस्ट आएगी, जिसमें एमसी सिंगला केस 101, 102, 103 नंबर पर अगर होता है तो आपका जो बचा हुआ टाइम है 1 घंटा और 5 मिनट, जिसमें बाकी रेगुलर केसेस की सुनवाई या जो पार्ट ईयर 2 मैटर से आपके उसकी अलग से स्पेशल बैच के 2 जजेस के बैच के जरिए सुनवाई हो सकती है। तो जो भी पॉसिबिलिटी अगर आपकी बनती है कल की सुनवाई की वो आज शाम को आएगी, आपकी डेली लिस्ट उसमें पता चल जाएगा। सबसे पहले अपडेट जैसे मैंने दिया था ये वो भी अपडेट सबसे पहले हम अपने ग्रुप में और इस चैनल पर शेयर करेंगे, तो इस चैनल को फ्री के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं, नीचे सब्सक्राइब करके रख दीजिए, जो भी अपडेट आएगी आप सभी को सबसे पहले मिलेगी। और हमारा जो ग्रुप है वो ज्वाइन करना है तो 499 में ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको अलग से देखे जो मेरे साथ आप बात कर सकते हैं। ग्रुप में 120 से ज्यादा मेंबर्स है तो उनके साथ आप डिस्कस कर सकते हैं, बैंक रिटायरी से सभी फैमिली पेंशन से। साथ ही में आप यहाँ पे जो है अलग से पीडीएफ और जो भी रूल्स रेगुलेशन सारी चीजें आती है वो शेयर करते हैं, कैलकुलेशन आपके साथ शेयर करते हैं और स्पेशल आपको लाइफ टाइम कम्युनिटी का सपोर्ट मिलता है। तो 499 में अभी नीचे आपको नंबर दिख रहा होगा, उस पर व्हाट्सएप पर हाई करके पूरा जो ज्वाइन है वो कर सकते हैं। तो ये अपडेट है आज की और कल की सुनवाई में क्या हो सकता है। अब एक बार कि कल अगर सुनवाई नहीं हुई तो हमारा केस का क्या होगा। तो देखिए जो आपके 3 जजेस की बैच है वो स्पेशल जो आपकी बैच है वो बनाई गई थी इस वीक के लिए, 2 आपके दिन के लिए, लेकिन अगले वीक यहाँ पे पॉसिबिलिटी कम है कि 3 जजेस की बैच फिर से बैठे, फिर से आपकी 2 जजेस की जो रेगुलर बैच है वो बैठेगी। और हमारा केस पार्ट ईयर है तो टॉप प्रायोरिटी पर 101, 2 या 3 में आएगा, जिससे सुनवाई अगले वीक होने की संभावनाएं पूरी अच्छी तरह से बन जाती है। अब ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज क्यों है, अच्छी खबर बैंक रिटेलर्स के लिए क्यों है, क्योंकि कल आपका पीएनबी के जो आपके लोग हैं, जो आपके आईबीए के लोग हैं, उन्होंने एक अफिडेविट डाला है जिसमें उन्होंने जो रेगुलेशन 35 की एप्लीकेबिलिटी साथ ही में डीए मर्जर है उसके बारे में सारी जो चीजें सारे फैक्ट्स है वो प्रेजेंट किए हैं और उन्होंने अपनी ओर से पूरी तरह से साबित करने की कोशिश की है कि पेंशन ऑपरेशन नहीं है, डीए मर्जर भी हमने करके इनको दिया है। तो हमारे पास टाइम बहुत ही कम था, कल ही उन्होंने सबमिट किया और आज अगर हियरिंग हो जाती तो हमारे जो आपके लॉयर है वो अच्छे से डिफेंड इसको कर ही नहीं पाते। और उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है वो लिखे हुए, उन्होंने बहुत ही स्ट्रांग एफिडेविट बनाया है, जिससे थोड़ी भी अगर चूक होती हमारी तरफ से आज की सुनवाई में तो ये फैसला पूरी तरह से उनके पक्ष में जा सकता था, बैंक रिटायरी से केस इजीली लॉस हो सकते थे।
तो अच्छी खबर है कि एक दिन या अगला जो आपका सप्ताह है उसमें आपकी जो हियरिंग होती है तो इतने टाइम में काउंटर जो पॉइंट्स है वो प्रिपरेशन करने के लिए हमारे जो लॉयर्स है उनको टाइम मिल जाएगा। तो एक अच्छी भी बात ये आप इसको कह सकते हैं। अब उन्होंने जो सबमिट किया है उसमें एक डीए वाला जो पॉइंट है उसमें तो उन्होंने कह दिया कि मर्जर है, लेकिन वहां पर हम स्ट्रांगली अपोज कर सकते हैं कि आपने सर्विंग एम्प्लॉयज का ही सीपीआई पॉइंट्स मर्ज किया है, बैंक रिटायर्स का कभी सीपीआई पॉइंट्स नहीं मर्ज किया। और उन्होंने एक और बात मानी कि जो बैंक रिटायर एक बार रिटायर होता है फिर उनकी जो बेसिक पेंशन है वो हमेशा लाइफ टाइम के लिए फिक्स रहती है, सिर्फ डीए चेंज होता है। तो वहां पर वो लोग यहाँ पे कमजोर पड़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज ने यह मांगा था कि इनकी बेसिक पेंशन आपने डीए मर्जर करके बढ़ाई, तो वो आपका साबित वो लोग नहीं कर पाए इस अफिडेविट में। तो एक अच्छा स्ट्रॉन्ग पॉइंट हमारे लिए वो बन चुका है। लेकिन दूसरा आपका जो पॉइंट है जिसमें एप्लीकेबिलिटी ऑफ 35(1) रेगुलेशन था, जिसमें पेंशन ऑपरेशन की बात थी, उसमें वो लोग बहुत ही स्ट्रांग अपना जो पॉइंट्स है वो रखे। जिसमें सबसे पहले उन्होंने जो आपका 1986 से 7 वाला जो पहला था वो तो उन्होंने लगाया था, वो तो ऑलरेडी लगा हुआ लिखा हुआ है, तो वो तो ऑलरेडी पेंशन ऑपरेशन वाला जो क्लॉज है वो लगाया था। दूसरा अमेंडमेंट 2002 में गवर्नमेंट का हुआ, उन्होंने उसका साबिती कैसे दी कि ये जो अमेंडमेंट हुआ वो हमने अगले जो बाइपर्टाइट जो आपका 97 वाला 92 वाला उसमें भी लगाया। और अगले बाइपर्टाइट के लिए आईबीए ने खुद बतौर सर्कुलर अलग अलग जारी किए थे, 4 अलग अलग सर्कुलर जारी किए थे, जिसमें ये एप्लीकेबिलिटी मतलब ये जो आपका गवर्नमेंट ने अमेंड किया था 2002 का जो आपका नोटिस वो लगाया था सभी बाइपर्टाइट सेटलमेंट में। ये 10 महीने का एवरेज जिनका भी जो आपका नहीं हो, जो 2 सेटलमेंट के बीच जिनकी एवरेज जो आपकी सैलरी पड़ती थी, इनका पेंशन जो बेसिक पेंशन कैलकुलेट करना था तब, तो वही सर्कुलर निकला था। और 11-12 बीपीएस में उन्होंने खुद से जो आपकी जॉइंट नोट थे उसमें भी ये पॉइंट लिखा था कि जिनका भी एवरेज 10 महीने दोनों सेटलमेंट के बीच पड़ता है उनकी पेंशन जो फॉर्मूला है उस हिसाब से सेट की जाए। तो यहां से वो पूरी तरह से अपने पक्ष में जो है मजबूती से रख दिया है कि ये जो आपका रेगुलेशन 35(1) है वो 10 महीने की एवरेज जो 2 बाइपर्टाइट सेटलमेंट के बीच में पड़ते हैं उन रिटायर्स के लिए है, उनकी बेसिक पे फिक्स करने के लिए। लेकिन इसमें काउंटर पॉइंट एक बड़ा हो सकता है कि आप अगर उन रिटायर्स की जो बेसिक पे फिक्स कर रहे हैं तो उनका एक फिक्सेशन होना चाहिए ना कि आपका उस सेटलमेंट के जितने भी महीने हैं वो लिया जाए, नए सेटलमेंट के जितने भी महीने उस हिसाब से अपडेटेड सैलरी जो आपकी है वो काउंट की जाए। दोनों का आप यहाँ पे एवरेज ले लीजिए और उसका आधा कर दीजिए। 33 ईयर सर्विस है तो उसको पेंशन कहेंगे, उसको जो फिक्सेशन कहेंगे। उसके लिए आपको पेंशन अपडेशन लिखना क्यों जरूरी था? पेंशन अपडेशन हुई अगर कुछ लोगों की तो ऐसे तो आप नहीं कर सकते, सभी की करनी पड़ेगी। ऐसा आप आर्टिकल 14 के तहत आप एक ही वर्ग के रिटायर्स के लिए जो है अलग अलग ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। अपडेशन के लिए फॉर्मूला आपने जो 4 सीपीसी है, जो अपडेशन का फॉर्मूला आपका सेंट्रल गवर्नमेंट रिटायर्स के लिए लगता है, उनका हर जो आपका सीपीसी में अपडेट होता है वो फॉर्मूला क्यों रखा? आप फिक्सेशन कर सकते थे, आप अपडेशन का फॉर्मूला क्यों लगाए? इसके लिए वो एक बड़ा एक काउंटर पॉइंट रह सकता है। साथ ही में एमओयू आपका 1993 में जो साइन हुआ था वो आपका आरबीआई के पैटर्न पर बैंक रिटायर्स की भी पेंशन होनी चाहिए, स्कीम होनी चाहिए, वहीं पर आपकी भी दस्तखत है आईबीआई की तरफ से, आपने एग्री किया था। तो इन लोगों को जो है वो उसी तर्ज पर पेंशन मिलनी चाहिए। उनका ऑपरेशन 2019 में हुआ, उनका भी बहुत सालों से पेंडिंग था, तो वही अप्लाई बैंक रिटायर्स के लिए भी पब्लिक सेक्टर बैंकों में होना चाहिए। ये दूसरा काउंटर। तीसरा, आपको अगर कोई डाउट आता है पेंशन ऑपरेशन में तो आप सेंट्रल सिविल सर्विस के रूल्स ब्रॉडली फॉलो कर सकते हैं। तो सेंट्रल के रिटायर्स के रूल्स के हिसाब से उनका हर जो आपका सीपीसी में उनका पेंशन ऑपरेशन होता है तो बैंक रिटायर्स का भी पेंशन ऑपरेशन होना चाहिए। तो ये कुछ काउंटर पॉइंट्स आप डायरेक्टली कर सकते हैं। दूसरे काउंटर पॉइंट्स आपके हैं वो रेगुलेशन के हिसाब से जो भी स्टडी आप करेंगे, उनके एफिडेविट को अच्छे से पढ़ेंगे, उनके जो कैलकुलेशन को भी अच्छे से देखेंगे, उसके तर्ज पर अपना जो जितना भी टाइम मिलता है अभी हियरिंग के बीच, उसमें हमारे जो लॉयर है अच्छे से प्रिपरेशन इसकी कर सकते हैं। तो ये अभी तक का लेटेस्ट अपडेट है कि आज सुनवाई सुप्रीम कोर्ट पे नहीं होगी। जो भी अपडेट आएगा अगला कल सुनवाई का वो आपको सबसे पहले इस चैनल पर मिलेगा, हमारे ग्रुप में भी सबसे पहले मिलेगा। तो नीचे आपको जो है हमारा नंबर दिख रहा होगा, उस पर व्हाट्सएप पर हाई करके 499 में हमारा ग्रुप जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। तो ज्वाइन कर लीजिए, सबसे पहले वहां पर अपडेट आपको मिलेगी। फाइनल थैंक्स फॉर वॉचिंग।